नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं। तो दिन भर की छत्तीसगढ़ की खबरों को बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति क्या है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कोरोना के जो मामले सामने आए हैं, ये 277 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 448 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है और वो ठीक हो गए हैं कोरोना से। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए, कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 2। धमतरी में अगर आंकड़ा देखें तो 34 मरीज पॉजिटिव आए हैं। राजनांदगांव में 27 लोग पॉजिटिव पाए गए, दुर्ग में 25, कांकेर में 22 और रायपुर में 19 मरीज पॉजिटिव पाए गए। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्मचारियों के ट्रांसफर पर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा और अहम फैसला आज हुआ। भूपेश बघेल सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। सरकार ने दरअसल ट्रांसफर पर जो 2 साल से बैन लगा हुआ था, इसे हटाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि ट्रांसफर के लिए नियम और शर्तों के साथ ये आदेश जारी किए गए। नियम और शर्तें तो लागू रहेंगी, लेकिन जो 2 साल से इस पर ब्रेक लगा हुआ था, यह हट गया है। इससे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट की अनुशंसा पर मंत्रिमंडलीय उप समिति जो बनाई गई थी, उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसको लेकर रिपोर्ट सौंपी थी। अनुमोदन मुख्यमंत्री ने इसका रिपोर्ट का किया था। अब ट्रांसफर पर बैन हटाने के बाद सरकार के फैसले पर कर्मचारी नेता कमल वर्मा ने खुशी जताई है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन विगत कई वर्षों से स्थानांतरण नीति के संबंध में सरकार से संवाद कर रहा था और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज स्थानांतरण नीति जारी हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिन्हें स्थानांतरण करने की आवश्यकता है, उनकी जो मांग है, उनकी जो समस्या है, सरकार बहुत ही गंभीरता से ले और उनके प्रकरणों पर निश्चित रूप से विचार करें, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। गौमूत्र खरीदी की बात करते हैं। इस योजना के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गौठानों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके लिए स्व सहायता समूहों को ट्रेनिंग देना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना ट्रेनिंग के ये काम हो ही नहीं सकता। वहीं गौमूत्र को जमा करने की विधि भी काफ़ी अलग है और उसकी डिमांड को भी देखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गौधन योजना की शुरुआत में भी कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी, लेकिन 2 सालों से इसका सफल संचालन हो रहा है। अब धीरे धीरे गौमूत्र की भी खरीदी की जाएगी। को हम चिन्हांकित करें, सबसे पहली बात यह है कि वहाँ जो स्व सहायता समूह है, उसको ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के वो काम नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि उतना उसके संचय करने की उसकी विधि अलग है। गोबर को तो कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन गौमूत्र को इकट्ठा करने के लिए आपको वो पात्र चाहिए जिसमें आप एकत्रित करें। फिर आपकी डिमांड कितना है वो भी आपको देखना होगा कि हमारी डिमांड जितना है उसके हिसाब से उसको उत्पादन करें, नहीं तो रख रखाव एक समस्या बनेगी। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा की बात करते हैं, जो सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित रेगड़गट्टा गांव पहुंचे। बाइक पर सवार होकर मंत्री कवासी लखमा ग्रामीणों से मिलने पहुंच गए। इस गांव में अज्ञात बीमारी से अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था। मंत्री कवासी लखमा ने गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी ली। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर से गांव में स्कूल भवन, बिजली और शुद्ध पानी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। 22 बोरिंग है, 24 बोरिंग है, 3 बंद किया है, अब 19 बोरिंग चालू है। आगे जाके इसको भी हम बंद करेंगे या फिल्टर का पानी पिलवाएंगे इस गांव वाले को। इस बीमारी को दूर करने के लिए सरकार गंभीर है। हमारे सरकार इन लोगों को मरने नहीं देंगे। आदिवासी लोगों का सरकार है, अगर आदमी मरेगा तो ठीक नहीं होगा। इसलिए पूरा प्रशासन को, हमारे एसपी, कलेक्टर, एसडीएम लगातार नज़र रखा हुआ है और रायपुर पे हमारा मुख्यमंत्री नज़र रखा हुआ है। यहाँ रोड भी बनाएंगे। इस गांव में गांव वाले पूरा हाथ उठा के बोले यहाँ बिजली लगाना है और 3-4 महीने के अंदर जैसा बरसात कम हो। कवर्धा जिले से होकर बहने वाली प्रमुख बड़ी नदी फूंक, आगर, सकरी नदी और अन्य नाले से आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
फोक नदी में खैरवार गांव में फंसे 11 लोगों को निकाला गया। बानो गांव में 19 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। आगर नदी के किनारे सैया मालगी में बाढ़ में फंसे 30 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कलेक्टर के निर्देश पर सभी एसडीएम, राजस्व अधिकारी, पुलिस बल और राहत टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। देश भर में अपराधों को सुलझाने में उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिस अफसरों को हर साल केंद्रीय गृह मंत्री सेवा मेडल प्रदान किया जाता है। यह मेडल स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किया जाता है। साल 2022 के लिए मेडल जीतने वाले अफसरों के नामों की सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की है। इसमें छत्तीसगढ़ के 3 पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें पहला नाम सब इंस्पेक्टर दिव्या शर्मा का, दूसरा नाम एएसपी राजेंद्र जायसवाल का और तीसरा नाम इंस्पेक्टर दिनेश यादव का है। धमतरी के कुकरेल में बच्चे स्कूल के जर्जर भवन में पढ़ रहे हैं। स्कूल में छात्रों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सुविधा को लेकर बच्चे जब प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं तो बच्चों के साथ गाली गलौज कर उन्हें भगा दिया जाता है। स्कूल में समस्या और प्रिंसिपल की शिकायत को लेकर बच्चे जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने धमतरी पहुंचे, लेकिन यहां भी बच्चों को निराशा मिली। जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को फटकार लगा दी और कहा है कि तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए, अनुशासनहीनता है, सब बच्चों को सस्पेंड कर दूंगा। बच्चे निराश होकर वापस लौटे। इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ज्यादा कुछ बोलने से बचते नजर आए। क्या से किससे की हो? डीओ मैम। क्या बोली मैडम डीओ? बात को दबा रही थी। हाँ। और प्रिंसिपल सर से मिलेंगे करके बोले। वहाँ से यहाँ तक बच्चे बस से खुद की हाँ। सुविधा से आए हैं, फिर नहर नाका चौक से बच्चे लोग पैदल यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। जी, करीब 3-4-5 किलोमीटर। हम लोग ये समस्या लेके आए हैं, मतलब हमारे स्कूल में लड़कों के लिए बाथरूम की सुविधा नहीं है, और बाथरूम है लेकिन दरवाज़ा नहीं है, जल की सुविधा नहीं है। वो हम लोग नल का जो किए तो बाल्टी वगैरह रखवा दिए हैं, और पेंट वगैरह 5-6 सालों से नहीं हुआ है। और हम लोग बोलते हैं ना अनुदान का पैसा आता है होगा सर, आप जानिए करके, तो नहीं आता करके बोलते हैं। तो आप ऊपर साइड जो आवेदन दे दीजिए ना, ऐसे करके निवेदन करते हैं ना, तो नहीं देंगे हम लोग, जो करना है कर लो, ऐसे करके बोलते हैं। यहाँ हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए थे, आज कलेक्टर सर नहीं आए ना, क्या तो कहना है उनका? कहते हैं जब लंबे इंतजार के बाद कोई सपना पूरा होता है तो खुशियां बयां करने के लिए शब्द नहीं मिलते। दुर्ग के प्रोफेसर डीसी अग्रवाल उन्हीं खुश नसीबों में से हैं। इनका केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचने का सपना पूरा हो गया। 1-2 साल नहीं बल्कि 21 साल से वो लगातार कोशिश कर रहे थे। पूरे 21 साल से प्रयास करने के बाद खास बात यह है कि केबीसी में 50 लाख की बड़ी रकम तो वो जीत ही लाए। 40 साल पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने के दौरान हुए अपने 10 रुपए के नुकसान की भी भरपाई कर ली। वो ब्याज समेत 20 रुपए वापस ले आए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बातें सच साबित कर दिखाई है दुर्ग में रहने वाले प्रोफेसर डीसी अग्रवाल ने, जिन्होंने 20 वर्षों तक संघर्ष किया और 21वें वर्ष में जब वे पहुंचे तो उन्होंने अपने सपनों को साकार कर दिखाया। केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचे और अमिताभ बच्चन जी के साथ में वे केबीसी को खेले हैं और 50 लाख रुपए तक भी जीते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई न्यूज़ 18 की ओर से। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 21 साल का मेरा ये सफ़र रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअल में मैंने केबीसी को कभी खेला नहीं, केबीसी को मैंने जिया है। केबीसी मेरी रगों में बसता है। मैं केबीसी को कभी पैसों के, धनराशि के जीतने के नज़रिए से मैंने नहीं देखा। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा सपना था कि बच्चन साहब से मुझे मिलना था। मुझे ये एक मेरी जिद थी, मेरा एक लगन था, मेरा एक जुनून था। ये पूरा होने के मुझे कहीं चांस नहीं दिख रहे थे। जब सन 2000 में केबीसी की शुरुआत हुई और बच्चन साहब उसको होस्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं अगर अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा लूँ तो निश्चित रूप से एक दिन मैं उस केबीसी की हॉट सीट पर पहुँच सकता हूँ और बच्चन साहब से अपनी चीज़ कह सकता हूँ। तो मैं उस दिन के बाद से अपना निरंतर प्रयास करता रहा, मैं कभी हारा नहीं। बहुत बार ऐसी परिस्थिति आई इन 20 सालों में कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। 1-2 साल से जो लोग प्रयास करते थे उनका सिलेक्शन हो जाता था। मेरी वाइफ मुझे ताने देती थी कि आपकी किस्मत बहुत ख़राब है। 12-15 साल में तो घुरवे का जो ढेर होता है वो भी बदल जाता है। आपकी किस्मत नहीं बदली, इसलिए आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं अपनी वाइफ से कहता था नहीं, जो केबीसी होती है वो किस्मत का खेल नहीं है, वो किताबों का खेल है।
मैं वाइफ से कहता था केबीसी लक का गेम नहीं है, लगन का खेल है। मैं अपनी वाइफ से कहता था केबीसी भाग्य का नहीं, भरोसे का खेल है। मैं अपनी वाइफ से कहता था केबीसी तकदीर का नहीं, तजुर्बे का खेल है। टारगेट फिक्स होना चाहिए और प्रयास छूटना नहीं चाहिए। लगातार प्रयास करते रहें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। जिस तरह से प्रोफेसर डॉक्टर DC अग्रवाल को प्राप्त हुई है, उन्होंने 20 सालों का इंतजार किया, 21 सालों में उनको सफलता प्राप्त हुई। निश्चित रूप से धैर्य रखिए, आपकी भी जरूर सपने साकार होंगे और आप जो सोचते हैं वे जरूर वो सपने पूरे होंगे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। धार के कारम डैम में मरम्मत का काम जारी है। डैम के दोनों ओर से चैनल बना दिए गए हैं। धीरे धीरे पानी की निकासी होने लगी है और डैम का पानी का प्रेशर भी अब धीरे धीरे घट रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन के सभी बड़े अफसर मौजूद हैं। NDRF SDRF के लोग भी मरम्मत के काम में जुटे हुए हैं। राजस्व विभाग की टीम भी है। राहत बचाव काम के लिए यहाँ पर टीम लगी हुई है। बांध की लंबाई 590 मीटर, ऊंचाई 52 मीटर है और अभी 15 MCM पानी बांध में भरा हुआ है। धीरे धीरे निकल भी रहा है, ये कम भी होता जा रहा है। एहतियात के तौर पर धार के 12, खरगोन के 6 गांव खाली कराए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। दरार जो आई थी और थोड़ा सा लीकेज, वहां से एक पानी की धार जो निकली थी, इसके बाद कारम डैम में दरार के बाद हड़कंप मच गया था। कल अधिकारी पहुंचे हुए थे, उन्होंने जायजा लिया, कहा कि हम जल्दी ठीक कर देंगे, लेकिन उसके बाद जब ये थोड़ा सा और बढ़ गया तो फिर चिंता लाजमी हो गई। फिर आनन फानन में प्रशासन की टीम सक्रिय हुई, गांवों में जाकर मुनादी कराई गई। इधर NDRF SDRF के लोग जो हैं वो जुट गए इस काम को ठीक करने में। वाला है, वहाँ से तो पानी निकल रहा है, पर उसकी एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे जो डैम है उसके राइट फ्लैंक में एक चैनल बना रहे हैं ताकि जिससे पानी जल्दी निकल सके। उम्मीद है कि अगले 2 घंटे के अंदर पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इट विल बी स्टेप वाइज, 1-1 मीटर और नीचे जाते रहेंगे। सो इट विल बी ए कंट्रोल्ड रेगुलेटेड आउटफ्लो। कितना पानी है डैम में और कब तक निकलता है? डैम में यूं तो डेड स्टोरेज से को मिला दें तो लगभग 15 MCM पानी है, बट अभी 1-1 मीटर करके दे जाएंगे और स्थिति को देखते रहेंगे। देखिए, पानी तो हम पूरा ही निकालेंगे टिल सब कुछ सेफ ना हो जाए। मतलब हमारी प्रायोरिटी अभी पानी नहीं है, सेफ्टी है। सारे गांव खाली करा दिए हैं, वहाँ हमारी फोर्सेज लगी हुई हैं और सबका रुकने का इंतजाम कर दिया गया है। दोनों ही जगह, 12 गांव इधर, 6 गांव इधर। तो अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव मौके पर ही वो लगातार बने हुए हैं, पूरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल क्या स्थिति है ये उनसे जानते हैं। अरुण, वो 2 जो चैनल बनाने का काम चल रहा था, क्या वो काम पूरा हो चुका है क्या? और जो फ्लो जो था, जो प्रेशर बना हुआ था, क्या उसमें थोड़ी सी कमी अब आई है? बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ जो चैनल बनाए गए थे वो चैनल बन गए हैं, उनसे काफ़ी पानी भी निकल गया है और डैम का जो प्रेशर था वो कम हो गया है और यही वजह है कि अब डैम के फूटने की संभावना कम हो गई है, बहुत ना के बराबर है। और जो दूसरा चैनल बना है उसको 1-1 मीटर नीचे किया जा रहा है, उसका खुदाई इसमें लगातार जारी है जिससे कि डैम का जो पूरा पानी है वो निकल जाए। एक बात और है कि ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिन से ये डैम में रिसाव चल रहा था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और जब सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर इसका अभियान चला, तब जाकर प्रशासन अलर्ट हुआ, तब जाकर वो डैम पर पहुंचा और ये जो मरम्मत का काम है वो शुरू हुआ और चैनल बनाने का काम शुरू हुआ कि जब एकदम डैम के फूटने की संभावना आ गई, तब आशंका हुई, तब जाकर चैनल बनाया गया और तब जाकर प्रशासन जागा है। तो बड़ी लापरवाही है। हालांकि तुलसी सिलावट ने एक कमेटी बना दी है जो पूरे मामले की जांच करेगी और जो भी इसमें दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शिकायतें की जा रही थी, जब सोशल मीडिया पर पूरा वायरल वीडियो हो रहे थे, तब यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसने उस पर संज्ञान नहीं लिया। यही वजह है कि जो लाखों लोगों की जिंदगी है वो दांव पर लग गई। हालांकि अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि सुबह तक डैम का पानी है वो आधे के बराबर, आधे से ज्यादा कम हो जाएगा और फिर जो खतरा है गांवों में पानी भरने का वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो पानी है वो नीचे की तरफ जा रहा है और नदी के जरिए वो बहता हुआ निकल जा रहा है। तो अभी हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हाँ, राहत और बचाव का जो कार्यक्रम, मरम्मत का जो काम है वो चल रहा है और जो PWD और दूसरे विभागों के अधिकारी, जल संसाधन विभाग के अधिकारी, NDRF और SDRF की टीम है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इमरजेंसी गेट है उसके जो बोल्ट हैं 40 बोल्ट थे, उसमें से 18 बोल्ट नहीं खुल पाए और वो पानी नहीं निकल पाया, इसलिए दोनों तरफ से चैनल बनाना पड़ा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए। आजादी के नायकों का स्मरण हमें गौरव
गरिमा, शौर्य प्रदान करता है। लेकिन आज़ादी के समय में बलिदान देने वाले कई शहीद अब भी गुमनामी के अंधेरे में हैं, जिन्हें हम जानते भी नहीं। इस दिशा में राजेंद्र क्षोत्रिय ने मध्य प्रदेश के गुमनाम क्रांतिकारी पर कविता लिखी है। पुस्तक मध्य प्रदेश के गुमनाम क्रांतिकारी में उन शहीदों का जिक्र किया गया है जो गुमनामी के अंधेरे में थे और उन्हें कोई जानता भी नहीं था। पुस्तक विमोचन और रतलाम जिले के शहीद हुए परिजनों के सम्मान समारोह में राष्ट्रीय कवि एवं साहित्यकार देवकृष्ण व्यास ने अपने उद्गार यहां व्यक्त किए। इस मौके पर विधायक राजेंद्र पांडे ने कहा कि कवि राजेंद्र क्षोत्रिय ने अमृत महोत्सव पर अपनी कृति से सच्ची श्रद्धांजलि देकर जावरा नगर और प्रदेश को गौरवान्वित किया। मैं जावरा विधानसभा क्षेत्र की ओर से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमें असली नायकों से परिचय करवाया। मध्य प्रदेश से 200 और ऐसे भारत के बड़े बड़े राज्यों से 200 ऐसे लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खोजे जा रहे हैं जिनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। आपने जो रचना की है वो इसलिए महत्वपूर्ण की है क्योंकि भारत सरकार के ख्याल में आने के पहले ही आपने इस कार्य को अंजाम दिया। यह इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।